कृति कौन। कुछ साल पहले मैं खुद को एक बहुत परेशान करने वाली सिचुएशन में पाया। मैं नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट में अपनी स्टूडेंट इंटर्नशिप से काम से छुट्टी लेकर आ रहा था। पूरे दिन बर्फबारी हो रही थी। जो साउथ में रहते हैं वो जानते हैं कि जब बर्फबारी होती है तो उससे एक रात पहले किराने की दुकानों पर रेड होती है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड, जो अब मेरी पत्नी है, उसके साथ एंजॉय करने के लिए कुछ किराने का सामान लेने का फैसला किया, क्योंकि ये हंगामा खत्म हो गया था और सिर्फ मेरे जैसे लोग जिनके पास ट्रक था या ऑल टेरेन गाड़ी थी वो यही आ जा सकते थे। इसलिए मैं वॉलमार्ट गया और अपने ट्रक तक वापस जाने के लिए जरूरी किराने का सामान लिया। बर्फबारी और तेज होने लगी थी। जमीन पर पहले से ही लगभग 5 से 7 इंच बर्फ जमी हुई थी। दोपहर के 12 बज चुके थे। मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ अगले कुछ दिनों तक स्लेजिंग करने और फिल्म देखने के बारे में सोच रहा था। तभी जैसे ही मैं अपने ट्रक तक पहुंचा, किसी के मेरे हाथ पकड़ने से मैं चौंक गया। जैसे ही मैं मुड़ा, एक बूढ़ी औरत को देखा जो शायद 5 फीट 6 इंच की थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास सिगरेट है। मैंने उससे कहा कि मैं नहीं पीता और फिर अपने ट्रक की तरफ मुड़ गया। फिर से उसने धीरे से मेरा हाथ खींचा। फिर उसने मुझे बताया कि वो अभी अभी अलबामा से अपनी पोती और कुत्ते के साथ बस से यहाँ आई है। वो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए यहाँ थी। उसे होटल के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ क्योंकि मुझे लोगों की ड्रग्स की आदतों के लिए डोनेट करना पसंद नहीं है। अगर मैं सच में मदद करना चाहूँ तो मैं खाना खिलाना चाहूँगा। फिर उसने कहा कि क्या तुम यहाँ के आसपास के एरिया के बारे में जानते हो। उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता था मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता, ये सोचकर कि अब मुझे अकेला छोड़ देगी। उसने कहा ठीक है, लेकिन मौसम बहुत खराब है। क्या तुम मुझे होटल तक छोड़ दोगे ताकि मैं अपनी पोती और कुत्ते से मिल सकूं जो होटल के लॉबी में मेरा इंतजार कर रहे हैं। यही सड़क के ठीक ऊपर है, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। मुझे हमेशा लोगों की मदद करना सिखाया गया है, इसलिए भले ही इस समय मेरा मन मुझे इस औरत को फिर से मना करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने उसे कहा जरूर। किसी किताब को उसके कवर से कभी जज नहीं करना चाहिए, और 6 फीट का लड़का होने के नाते मुझे लगा अगर हालात बिगड़ भी गई तो मैं निपट सकता हूँ। वो बिना किसी रुकावट के मेरे गाड़ी में चढ़ गई और मैंने देखा कि वो मेरे ट्रक में सिगरेट पी रही है। मैंने उसे प्यार से कहा कि प्लीज सिगरेट नीचे रख दें। उसने मुझसे जब सिगरेट मांगी थी तो मैं पहला रेड फ्लैग चुक गया था, क्योंकि उसके पास साफ तौर पर सिगरेट थी। उसने हाँ कह दी और सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दी, जिससे मैं हैरान रह गया। हम उसके होटल की तरफ बढ़ने लगे। उस समय मैं हाई अलर्ट पर था। मैं अपने दिमाग में सबसे बुरे हालात के बारे में सोच रहा था। मैंने देखा कि वो अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही है और मेरी तरफ तिरछी नजर से देख रही है। मैंने उसे कहा बस, तुम्हें पता होना चाहिए मेरे ट्रक में बंदूक है, इसलिए कोई पागलपन वाली कोशिश मत करना। मेरे पास एक गन थी, लेकिन वो एक शॉट गन थी जिसे मैं कुछ दिन पहले अपनी पिछली सीट से निकालना भूल गया था। अगर उसने उसी पल मुझ पर गन तान देती तो वो गन मेरे कोई काम के नहीं। उसने अपने पर्स में हाथ डालना बंद कर दिया और अपनी जेब से अपना सेलफोन निकाला। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम थोड़ा घूम कर जा सकते हो? मुझे अपने कुछ दोस्तों से कुछ पैसे लेने हैं। इस समय खतरे के संकेत मिल रहे थे, लेकिन फिर भी किताब को उसके कवर से नहीं आंकते हैं, ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने उससे कहा ठीक है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा क्योंकि मुझे घर जाना है। ठीक उसी पल उसने किसी को फ़ोन किया और कहा कि यह आदमी मुझे सामान लेने के लिए ले जा रहा है, तुम तैयार हो ना? उस समय मैंने उस आदमी से बात करने के लिए कहा। जब मैंने फ़ोन उठाया तो एक आदमी जिसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे वो जन्म से ही चेन स्नैचिंग कर रहा हो, वो बोला हेलो। मैंने उससे सवाल पूछना शुरू किया, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उससे पूछा कि उसे सच में आसपास कोई होटल पता है। वो अपनी बात अटकता हुआ लगा और फिर बोला कि उसे जाना है। तभी मुझे कुछ अंदाजा हो जाना चाहिए था और उसे अपनी कार से बाहर निकाल देना चाहिए था। खासकर इतनी सारी हॉरर फिल्में देखने के बाद ऐसा आमतौर पर तब होता है जब इंसान अपने मन के खिलाफ जाता है और उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इस डर से कि वो कुछ कड़वा ना बोल दे, मैंने जाने का फैसला किया। तभी हम सड़क पर मुड़े और देखा कि एक पुलिस वाली कार किनारे खड़ी है। मैं उस पुलिस वाले के पास छोड़ना चाहता था, लेकिन अगर वो सच बोल रही होती तो मुझे सच में बहुत बुरा लगता। मैं पुलिस वाले के पास से गुजरा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर उसने कहा, खुशी है कि वो यहाँ है, अब मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। जैसे ही हम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में घुसे,
मैंने देखा कि वो कितना टूटा फूटा था। मुझे ऐसा लगा जैसे ये ऐसी जगह थी जहाँ भारी मात्रा में ड्रग्स का धंधा होता था। ये बहुत ही अजीब जगह थी, यहाँ तक कि बर्फबारी के दौरान भी। जब मैंने उस जगह के बाहर गाड़ी पार्क की जिसे वो अपने दोस्त का बताया था, उसने कहा मैं उस आदमी को अभी लेकर आती हूँ। अब मैं बहुत परेशान हो गया, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसने मेरे चेहरे के हाव भाव देख लिए थे कि मैं वहाँ से निकलना चाहता हूँ। उसने मुझ पर ताना मारा और कहा अगर मैं उसे वहाँ छोड़ गया, खासकर इस मौसम में और उसकी हालत में, तो मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। इस पर मुझे गुस्सा आ गया। मैं पहले ही उसकी मदद करने के लिए अपनी हद से बाहर चला गया था। जब मैं इंतजार कर रहा था तो मैंने उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्या होगा अगर वो बंदूक या इससे भी कुछ बुरा ले आई। उसी पल मैंने देखा कि 3 लड़के मेरी गाड़ी की तरफ आ रहे हैं। मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने मुझे लूटने के लिए फंसाया था, क्योंकि वही लड़के बड़े थे और उनमें से एक के पीछे कुछ छिपा था जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। उसी पल मैं गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और निकल गया। भगवान का शुक्र है कि मेरी गाड़ी 4 व्हील ड्राइव थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं या नहीं, और ये देखने के लिए कि उस लड़के के पीठ के पीछे क्या छिपा था। वो एक लोहे की रड थी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कितना बेवकूफ़ और अंधा था। जिस इलाके में मैं था उसके आसपास कोई होटल नहीं था। सबसे नज़दीकी होटल 20 मिनट की दूरी पर था। अगर मैं उन लड़कों को मेरे गाड़ी तक पहुंचने का इंतजार करता तो शायद वो मुझे पीटते और लूट लेते। मैं बच गया और शादी कर पाया और इस घटना के बारे में बता पाया। इसके बाद मैं फिर कभी उस वॉलमार्ट या उस इलाके में कभी नहीं गया। कुछ महीने बाद ये कहानी मैंने एक कलीग को बताई। उसने मुझे बताया कि 1 साल पहले उसी महिला ने उसके साथ भी ये करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने पूरी तरह से मना कर दिया था। उसकी तरफ से ये एक समझदारी भरा कदम था। सावधान रहें और सतर्क रहें। अगर आप किसी को मदद करने के लिए सोच रहे हो तो एक बार सोचो कि कुछ लोग सच में आपका फायदा उठा सकते हैं या इससे भी बुरा कर सकते हैं। कुछ साल पहले जब मैं न्यूयॉर्क के ऊपरी हिस्से में रहता था तो मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। अगर आप कभी सर्दियों में न्यूयॉर्क के ऊपरी हिस्से में आ गए हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ बहुत बर्फ पड़ती है। मैं आमतौर पर बर्फीली रातें टीवी देखकर बिताता था। मैं किसी दूसरे के घर से लगभग 1 मील दूर रहता था और मेरा रूममेट बाहर गया हुआ था। सच कहूँ तो अकेले होने पर मुझे अजीब लग रहा था। मेरी कल्पना हमेशा से बहुत ज़्यादा रही है। छोटी मोटी आवाज़ें मुझे सच में डरा देती है। जैसा कि मैं कह रहा था, मेरा रूममेट घर से बाहर था और बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद रात के 9 या 10 बजे होंगे। मैं हमेशा की तरह टीवी देख रहा था। अचानक मुझे बाहर कुछ कुचलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई बर्फ पर चल रहा है। ये रात का समय था और बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही थी। मैं दूसरे घर से मीलों दूर था। मेरा मतलब है बाहर कौन हो सकता है। पैरों की आवाज़ कुछ देर बाद रुक गई। मैं सो गया और जब मैं उठा तो मेरा रूममेट वापस आ गया था। मैं बाहर ये देखने गया कि मुझे कोई सबूत मिल सकता है कि बाहर कौन था, और जो मुझे मिला वो आज भी मुझे डराता है। मैंने बर्फ में पैरों के निशान देखे जो जंगल से निकलकर मेरे घर के चारों ओर घूम रहे थे। पैरों के निशान ज़्यादातर बर्फ से भरे हुए थे, इसलिए ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल था कि वहाँ कौन आ जा रहा था। हालांकि सबसे डरावनी बात यह है कि पैरों के निशान मेरे बेडरूम की खिड़की के ठीक बाहर रुक गए थे। दूसरे पैरों के निशान बर्फ से भर गए थे, लेकिन ये ताजे थे, जैसे कोई पूरी रात वहाँ खड़ा रहा हो, क्योंकि सुबह बर्फ गिरना बंद हो गई थी। आज भी मुझे ये डराता है। मुझे नहीं पता कि किस तरह का इंसान उन जंगलों में होगा। जब मैं अपने कमरे में था, वह मेरी खिड़की के बाहर खड़े थे। ये बात आज भी मुझे डरा देती है। मैं कुछ महीनों बाद उस घर से चला गया। करीब 10 साल पहले मैं कॉलेज से नया नया निकला था। लगभग 9 महीने के लिए अपने माता पिता के घर वापस आ गया था ताकि मुझे रहना और खाना फ्री में मिल सके। मेरे माता पिता बहुत कूल हैं और उन्होंने मुझे घर में मेरी अपनी जगह दी थी। लेकिन 22 साल का सिंगल लड़का होकर गांव जैसे इलाके में घर में रहना अच्छा नहीं था। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने पैसे बचाने से ज़्यादा टाइम पास करने के लिए कुछ काम ढूंढना शुरू किया। मेरे माता पिता हाल ही में मिडवेस्ट के एक बड़े शहर में लगभग 40 मील साउथ में शिफ्ट हुए थे। गर्मी से सर्दी आ गई। मुझे अभी भी काम नहीं मिला था, लेकिन तब तक मुझे अपने माता पिता के घर से बाहर कुछ और समय बिताने की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए मैंने एक पार्ट टाइम काम ले लिया
जिसमें मुझे एक छोटे बिजनेस वाले आदमी के लिए हल्का फुल्का वही खाता देखना था। मैं सच में ये काम नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। ये शॉर्ट टर्म था और ऑफिस सेटअप भी नहीं था। मुझे पता था कि मेरे पास पैसे कमाने के सीमित मौके हैं और ये आदमी मुझे बिना हिसाब किताब के पैसे देने वाला था। उसी समय शहर में मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि अगर मैं उसे महीने में $200 दूं और उसकी सफाई में मदद करूं तो वो मुझे तब तक अपने लिविंग रूम में रहने देगा जब तक मैं दूसरे शहर जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता। बस यही मुझे सुनना था। मैंने वो नौकरी ले ली। मेरे पिताजी के दोस्त के परिवार के एक कंस्ट्रक्शन जैसा बिजनेस था। वो बिल्डिंग बनाने के काम में थोड़ी मदद करते थे, लेकिन असल में उनका ज़्यादा ध्यान कुछ बॉबकेट और बड़े लॉगर किराए पर देने पर था जो उनके पास थे। साथ ही दूसरे कई तरह के ड्रिल और फिर जनरेटर और दूसरे छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन या खेती का सामान जो उस इलाके में कोई खरीद नहीं सकता था, लेकिन टाइम टाइम पर यूज करने की ज़रूरत पड़ती थी। ये एक छोटा सा फैमिली बिजनेस था जहाँ सब एक दूसरे को जानते थे और ऑफिस सिर्फ तभी खुलता था जब कोई आता था। ये आमतौर पर बिजनेस मालिक और वहाँ लोगों के लिए फ़ायदेमंद था। क्योंकि मैंने बिजनेस से जुड़ी एरिया में इंटर्नशिप की थी और मेरे डैड ने मुझे रिकमेंड किया था, इसलिए उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं हफ्ते में लगभग 15 से 20 घंटे वहाँ जाऊँ और रिटेल फॉर्म चेक करूँ और फाइल करूँ। ये पक्का करूँ कि अगर कोई पेमेंट प्लान हो तो कोई भी पेमेंट की तारीख मिस ना करे। प्राइस के बारे में 1-2 ईमेल का जवाब दूँ। बहुत आसान काम था। जिस पुरानी बिल्डिंग में मैं काम करता था वो लगभग 90 साल पुरानी थी। ये एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर थी। नीचे की मंजिल 1970 के दशक तक एक पुराना कंट्री बार हुआ करता था। इस परिवार ने एक जीप खरीदी, बार खाली कर दिया और अपनी प्रॉपर्टी के चारों ओर बाड़ लगा दी ताकि पार्किंग लॉट एरिया का इस्तेमाल अपनी सभी रिटेल इक्विपमेंट और गियर को स्टोर करने के लिए कर सकें। अगर काम धीमा होता था और कुछ दिनों तक रिटेल नहीं होता था तो मैं आमतौर पर 7 बजे के बाद जाता था और आधी रात 1 बजे तक रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अकेला रहूंगा और तेज आवाज में म्यूजिक सुन सकता था, आराम से काम कर सकता था। जिस ऑफिस में मैं काम करता था वो पुरानी बार के ऊपर बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर था। अपनी सीट से मैं आसानी से खिड़की से बाहर देख सकता था। 1-2 बार हिरनों का फैमिली और रेकुन को भागते हुए देखा था। मैं एक रोबोट हूँ। जब भी मुझे कोई हलचल दिखती तो मैं हमेशा बाहर देखता था, क्योंकि वो बहुत आसानी से दिख जाती थी। वो जगह बहुत दूर थी और बहुत शांत थी, इसलिए अगर कुछ अजीब होता था या कुछ गड़बड़ लगती थी तो मुझे जरूर पता चल जाता था। एक रात सर्दियों में कुछ इंच बर्फ गिरी थी। मेरे डैड ने मुझसे घर में रहने के लिए कहा क्योंकि सड़कें खराब थी, लेकिन मेरे पास एक पुरानी एसयूवी थी और उससे भी ज्यादा मैं बस घर से बाहर निकलना चाहता था। मैं रात 8 बजे काम पर गया और रात 1 बजे तक रुकने वाला था। मैं हमेशा पहाड़ी के नीचे वाला गेट खुला छोड़ देता था, क्योंकि मेरा यकीन करो रात में कोई नहीं आता था, क्योंकि सचमुच हम ऐसी जगह थे जहाँ कोई नहीं रहता था। मुझे लगता है कि सबसे नजदीकी बसा हुआ घर सड़क के करीब 2 मील दूर था। हमारी कोने वाली सड़क पर मुड़ने के लिए भी आपको सिर्फ हमारी खास बिल्डिंग में आना होता था और शायद पहले से पता होना चाहिए कि वो वहाँ है। ये सच में सिर्फ लोकल लोगों के लिए थी। बहुत छोटी थी, क्योंकि परिवार को बहुत सारा पैसा विरासत में मिला था। असल में कोई भी ऐसे ही भटक कर हमारी बिल्डिंग तक नहीं पहुंच सकता था। खैर, मैं फॉल आउट बॉय के गाना सुन रहा था और कॉफी पी रहा था। मैं बीच बीच में बाहर बर्फ को देख रहा था, क्योंकि हमारी एक नारंगी स्ट्रीट लाइट गेट पर जमीन पर पड़ रही थी। बर्फ पर रोशनी बहुत अच्छे तरीके से चमक रही थी। आधी रात के आसपास मैं नीचे बड़े बाथरूम में गया, फिर ऊपर वापस आया और अपने काम में लग गया। मैंने शायद 5 मिनट काम किया होगा जब मैंने बाहर देखा और रोशनी के ठीक नीचे ताजी बर्फ में किसी चीज का एक बड़ा निशान देखा। ऐसा लग रहा था ये जरूर कोई बड़ा कुत्ता या कोई बड़ा जानवर रहा होगा। वहां जमीन पर अपनी पीठ के बल या किसी और तरह से लोटपोट हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसे 15 मिनट पहले नहीं देखा था। ये तब हुआ होगा जब मैं बाथरूम में गया था, या शायद जब मेरी पीठ मुड़ी हुई थी, क्योंकि मैं इस तरह की हलचल जरूर देखता। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और मान लिया कि कोई कुत्ता होगा, या शायद कोई जानवर छूट गया था, और या शायद रोशनी की तरफ आकर्षित हुआ होगा, क्योंकि ये उस तरह का इलाका था, इसलिए ये आम बात थी। कौन जानता है। सुबह करीब 2 बजे मैं जा रहा था। हमेशा की तरह गेट के पास जाने के लिए अपनी कार से बाहर निकला। सच कहूँ तो मैं बर्फ पर बने निशान के बारे में लगभग भूल ही गया था, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ये सिर्फ बिखरी हुई बर्फ नहीं थी,
बल्कि ये साफ तौर पर इंसान का बनाया हुआ स्नो एंजल का निशान था। अगर आपको नहीं पता कि स्नो एंजल क्या होता है, तो ये तब होता है जब बच्चे बर्फ पर अपनी पीठ के बल लेट जाते हैं और अपने हाथ पर आगे पीछे करते हैं, ताकि जब वे उठे तो एक एंजल की आउटलाइन जैसा दिखे। मैं बचपन में ऐसा करता था, इसलिए मुझे 100% पक्का पता था कि ये वही था और इसे जानबूझकर लाइट पोस्ट के नीचे बनाया गया था। लेकिन ये किसी बच्चे का नहीं था, ये किसी बहुत बड़े इंसान का था, या कम से कम एक सामान्य साइज के यंग का था, जिसने बहुत सारे मोटे सर्दियों के कपड़े पहने हुए थे। और मैंने वही देखा जो मुझे पहले से पता था, कि जिसने भी ये स्नो एंजल बनाया था वो आसानी से मुझे ऊपर देखकर बनाया था। मुझे उस खिड़की से देख सकता था, इसलिए उसने जरूर मेरे नीचे आने का इंतजार किया होगा। अगर कोई हमारी बिल्डिंग के आसपास गाड़ी चलाकर आता तो मैं उसे जरूर देख लेता या सुन लेता, भले ही मैं बाथरूम में होता। तो मुझे यकीन है कि कोई कुछ मील तक बर्फीली ठंड में चल कर आया होगा, हमारी बिल्डिंग के सामने रुका होगा, और फिर उसने कम समय में, जब मैं अपने डेस्क के खिड़की के सामने नहीं बैठा था, उसने बर्फ में स्नो एंजल बनाया होगा। मैंने बर्फ में पैरों के निशान देखे और देखा कि एक निशान बिल्डिंग की दाईं और पास के जंगल की ओर जा रहा था। तो ये साफ था कि उस व्यक्ति ने सड़क का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दूसरी तरफ से आया था, जिससे मुझे तुरंत बेचैनी होने लगी, क्योंकि उस तरफ मीलों तक सिर्फ पेड़ और अंधेरा था। अब मैं सच में थोड़ा डर गया था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि कोई अभी जंगल के बीच में चुपके से मेरे इतने करीब था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अब मैं बस यहाँ से निकल जाना चाहता था। जब मैं अपनी कार में वापस बैठा और कुछ फीट आगे बढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बॉस लगभग 4 घंटे में वहाँ होगा और शायद वही स्नो एंजल देखेगा और फिर सोचेगा कि मैंने ही ये किया है। ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मैं जवान था और मुझे लगा कि अगर कुछ नहीं तो कम से कम वो मेरा मजाक उड़ाएगा। इसलिए मैंने जल्दी से गेट खोला, भागा, बर्फ को लात मारी ताकि वो एंजल पर लगे, और अपनी कार में वापस चला गया। साथ ही मुझे ये भी बताना चाहिए कि इस पल सच में यही हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ लगभग झूठ बोला था और कुछ और कहा था, क्योंकि ये नकली लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आम आदमी सच में एसयूवी से बाहर निकलेगा और सिर्फ अपनी कार में भाग नहीं जाएगा क्योंकि उसे स्नो एंजल से शर्म आ रही है। लेकिन साथ ही मैं अनसेफ था और दूसरों की सोच की बहुत परवाह करता था, इसलिए दुर्भाग्य से मैंने यही किया। साथ ही इस समय मैं पूरी तरह से डरा हुआ नहीं था, हालांकि ये निश्चित रूप से परेशान करने वाला था। मुझे लगा कि ये बहुत अजीब है और कोई गैरकानूनी शिकारी हो सकता है। हालांकि ठंड में शिकार करना और मरना ज्यादा समझ में नहीं आता था। निशान 2 घंटे पहले बना था और मुझे लगा कि वे अब तक जा चुके होंगे, लेकिन तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी जब मैं अपनी एसयूवी में बैठा था। जंगल से बहुत जोर से तेज आवाज की हंसी आ रही थी। ये लगभग औज की चुड़ैल और जादूगर की तरह नकली हंसी लग रही थी, जैसे कोई जानबूझकर नकली हंसी हंस रहा है, ये दिखाने के लिए मुझसे डरे या मैं कैसे रिएक्ट करूंगा जब मुझे पता चलेगा कि वे हमारी प्रॉपर्टी पर मुझ पर हंस रहे हैं। मुझे पता है कि वे शायद मुझे देख सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल नहीं देख पा रहा था क्योंकि स्ट्रीट लाइट के नीचे मैं था। कुछ सेकंड हंसने के बाद वे रुक गए और फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया, सिवाय मेरी दिल की धड़कन के जो मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। हंसी फिर शुरू हो गई, इस बार और जोर से, चीखने और हंसने का मिला जुला रूप। मैं सच में लगभग 5 सेकंड के लिए जम गया, घबरा कर सुनता रहा। अब मैंने इस इलाके में बहुत समय बिताया है, मुझे पता है कि रात में कोयोट और लोमड़ी की आवाज़ कैसी होती है, खासकर मीटिंग सीजन में उनकी तेज चीखें। इसलिए मैं इसे पूरी तरह से लॉजिकली खारिज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई बड़ा आदमी किसी औरत की हंसी की नकल करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई जानबूझकर किसी को डराने के लिए नकली डरावनी चीख वाली हंसी हंस रहा हो। सच में मैं बहुत डर गया था। मैं अपनी कार में बैठा और जितनी तेजी हो सका बिना सड़क से फिसले वहां से भाग गया। घर वापस आकर मैं पूरी रात ये समझने की कोशिश करता रहा। जब मेरे माता पिता उठे तो मैंने उन्हें ये कहानी बताई। बात करने के बाद हम सब ने ये तय किया कि 2 चीज़ों में से एक हो सकती है, या तो मेरे दिमाग ने किसी तरह खुद को यकीन दिला दिया हो कि बर्फ की बनावटी परी जैसी थी, जबकि ये असल में किसी जानवर की वजह से बनी थी, और फिर बर्फ के निशान और हंसी बस एक लाल लोमड़ी की थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा था, जिस पर मुझे सच में विश्वास है। दूसरी बात कि कोई लोकल आदमी किसी वजह से घूम रहा था और उसने मेरे साथ मजाक करने का फैसला किया। उस इलाके में मेरे कोई ऐसा करीबी दोस्त नहीं बचा था जो ऐसा करता, और अगर वे करते भी तो वे पक्का मेरा मजाक उड़ाने के लिए एक बतख ले आते। बाद में मुझे पता चला कि पास वाला घर एक बहुत बूढ़े कपल का था, इसलिए मुझे शक है कि उनमें से कोई था
जिसका मतलब है कि जो भी उस कड़ाके की ठंड के रात को जंगल में गया, उसने सिर्फ एक अजनबी को परेशान करने के लिए ऐसा किया। मुझे कोई दिमागी बीमारी नहीं है, मैं ड्रग्स नहीं लेता और उस समय मैं कभी कभी ड्रिंक करता था, लेकिन उस रात तो बिल्कुल नहीं पी थी। मैं भूत प्रेत पर भी विश्वास नहीं करता, इसलिए मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। मेरे दिल को पता है कि वहाँ कोई था। मैंने वहाँ लगभग 6 हफ्ते और काम किए और कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि मुझे पता था कि मेरा बॉस अपनी बंदूक कहाँ रखते हैं। तब से गेट पर मैं हमेशा ताला लगाता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत डरा दिया था, वो ये थी कि उसे सिर्फ उस तरह हंसने के लिए मेरे जाने के लगभग 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा होगा। वो मुझे नहीं जानता था, मैं पागल हो सकता था और ऐसा इंसान हो सकता था जो गुस्सा आकर उसे ढूंढकर उस पर हमला कर दे। फिर भी जब वो मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था तो मैं डरा हुआ परेशान नहीं लग रहा था। किसी अनजान लड़के के लिए ये शायद एक ऐसी कहानी है जिसे वो अपने सभी दोस्तों को जोर जोर से हंसाने के लिए सुनाता होगा, लेकिन मेरे लिए वो लड़का जिसे मैं एंजल इन द स्नो वाला लड़का कहता हूँ, जिसकी हंसी मैं कभी नहीं भूलूंगा। खैर, उम्मीद है कि मेरा सामना उससे या ऐसी किसी चीज से दोबारा कभी ना हो। मेरी माँ ऐसी इंसान थी जो किसी पर निर्भर नहीं थी। ऐसा तब तक था जब तक उनके दोनों पैर काटने नहीं पड़े। वो सोशल सिक्योरिटी पर गुजारा करती थी। वो रिच लेडी नहीं थी। जब वो रिहेबिलिटेशन से घर आई तो मुझे और मेरे भाई को उनके सारे काम करने के लिए किसी को ढूंढना पड़ा। दिन में वो अपनी भरोसेमंद व्हीलचेयर के साथ रहती थी। मेरा भाई रेलवे में घंटों काम करता था और मैं बहुत दूर रहता था, इसलिए हम कोई मदद नहीं कर पाए। किस्मत से उनकी एक पड़ोसी थी जो कैरगिवर थी और उसने $15 प्रति घंटे के हिसाब में काम करने के लिए मान गई। वो ये काम प्रोफेशनली करती थी। मुझे अपनी अच्छी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं रोज अपनी माँ को फ़ोन करके उनका हालचाल पूछता था और वो बिल्कुल ठीक लगती थी। एक सुबह मैंने फ़ोन किया। वो रो रही थी। उन्होंने कहा कि उस सुबह कैरगिवर का पति वहाँ आया था और उसने उन्हें चूमने की कोशिश की। उसने उन्हें बहुत देर तक ठंड में न्यूड लिटाए रखा। मैं सन्न रह गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये सच कैसे हो सकता है? एक 80 साल की अपाहिज औरत को चूमने की कोशिश कौन करेगा? मैंने उस औरत को फ़ोन किया। उसने कहा कि उसे इमरजेंसी थी और उसे अपने पति को बुलाकर मदद लेनी पड़ी। मैंने उस औरत को बताया कि मेरी माँ ने मुझे क्या बताया था। हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि शायद मेरी माँ को कुछ डिमेंशिया हो गया है। उसने कहा कि उसका पति 80 साल की बिना पैरों वाली औरत के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वो अपने घर में उन्हें देखना नहीं चाहती और उस औरत ने ही अगले ही दिन हमें बिना बताए काम छोड़ दी। मुझे लगता है कि उसे पता होगा कि उसका पति अय्याश था। शायद वो भी वैसे ही थी। दुर्भाग्य से मुझे स्वीकार करते हुए बहुत शर्म आती है कि मैंने कोई बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया। अगली बार जब मैं मिलने गया तो मैं उनके घर गया था ताकि उन्हें वो पैसे दे सकूं जो हमें उन्हें देने थे। मैं पहली बार उसके पति से मिला था। पति ने मुझसे कोई आई कांटेक्ट नहीं किया। मैं इस भावना के साथ वहां से निकला कि शायद मेरी माँ सही थी। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार जब मैं गया तो मैंने सुना कि वो अपनी पोतियों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में जेल में था, जो अभी भी डायपर पहनती थी। मुझे अपनी माँ पर विश्वास न करने का पछतावा जिंदगी भर रहेगा। कौन जानता है कि उसने असल में उनके साथ क्या क्या किया था। क्या उसने उनको ड्रग्स देकर उनके साथ भी छेड़छाड़ की थी? क्या उसने उनका सामान चेक किया था? मैं चाहता हूं कि वो कमीना जेल में ही सड़ जाए, या दूसरे कैदियों को पता चले कि उसने छोटी लड़कियों और बूढ़ी औरतों के साथ क्या करता है और वे उसे अच्छे से सबक सिखाए। मैं ग्रामीण बर्मट में पला बढ़ा हूं। हम एक पहाड़ी सड़क पर रहते थे। हमारे घर के पीछे एक खेत था जहां मैं अक्सर खेलता था। खेत के दूर किनारे पर जंगल भी था। अगर हम उसमें से जाते तो वो हमें दूर खेत में ले जाता। हर गर्मी में वहां गाय रखी जाती थी, इसलिए जगह बाढ़ से घिरी हुई थी। वो खेत एक स्थानीय किसान का था। मैं अक्सर गायों के साथ खेलता था और जंगल में उनके पीछे पीछे भी जाता था। एक दिन जब मैं लगभग 12 साल का था, मैं हमेशा की तरह जंगल में खेल रहा था। मैं गाय की पीठ पर बैठा था। वो धीरे धीरे चल रही थी। मैं कुछ ब्लैकबेरी खा रहा था जो मैंने तोड़ी थी। वो जंगल में एक पगडंडी पर चली गई, जिसके बारे में मुझे पता था कि वो हमें एक खुली जगह पर ले जाएगी जहां मुझे बैठना बहुत पसंद था।
जब हम बाहर निकले तो मैंने उस बाड़ की तरफ देखा जो हमारे एक पड़ोसी की जमीन की सीमा थी। वो आदमी मुझे हमेशा डरा देता था। उसके बाल बड़े गुच्छे की तरह उलझे हुए थे और उससे बहुत बुरी बदबू आती थी। बदकिस्मती से वो अपने आंगन के बाहर था और उसने मुझे देख लिया। वो खेत या गायों का मालिक तो नहीं था, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं हुई। मैं बस गाय की पीठ से नीचे उतरा और बेरी के झाड़ियों को देखने लगा। अचानक मैंने खेती की तार वाली बाड़ के सिरों को खींचने की आवाज सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी राइफल लेकर ऊपर चढ़ रहा था। मैं जल्दी से छिपने के लिए जंगल में भागा, ये सोचकर कि वो मेरा पीछा नहीं करेगा, लेकिन उसने मेरा पीछा किया। जब वो मेरा पीछा कर रहा था तो मुझे टहनियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने छिपने के लिए कुछ टहनियों के नीचे जगह बनाई और मैं जितना हो सके चुपचाप बैठ गया और कान लगाए रखे। वो बह रहा था, मैं अभी भी वही था, लेकिन फिर भी मैं उससे थोड़ा आगे था। मुझे पता था कि थोड़ी देर आगे एक जगह है जहां मैं बाढ़ के नीचे से चढ़कर सड़क पर निकल सकता हूं। मैंने तेजी से दौड़ लगाई और जल्दी से बाहर निकल गया। जब मैं सड़क पर पहुंच गया तो मैं पीछे देखने के लिए रुका, ये सोचकर कि अब मैं सेफ हूं। वो आदमी जंगल से बाहर निकला और वो वहीं खड़ा होकर अपनी बंदूक सीधे मेरी तरफ ताने हुए था। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैं पूरे समय उसे देखता रहा। ठीक उसी पल एक गाड़ी कोने से आई और जब गाड़ी गुजर गई तो मैं उसे देखा, वो वहां नहीं था। उसके बाद मैंने बहुत लंबे समय तक उस चरागाह से दूरी बनाए रखी। मैं 21 साल का लड़का हूं और मेरी गर्लफ्रेंड 20 साल की है। हमने 1 महीने के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। वो इलाका सुनसान था। अंधेरा होने के बाद सब लोग अपने अपने काम से मतलब रखते थे। पड़ोसी मुश्किल से ही एक दूसरे से बात करते थे या शाम को बाहर निकलते थे। हमारा अपार्टमेंट 4 मंजिला बिल्डिंग में था और हर मंजिला पर एक अपार्टमेंट था। सभी अपार्टमेंट बहुत छोटे थे, स्टूडेंट्स को किराए पर देने के लिए बनाए गए थे। जिस रात हम शिफ्ट हुए, हमारे नलों में पानी खत्म हो गया था। मैं ऊपर गया ये सोचकर कि ऊपर रहने वाले लोगों से थोड़ा पानी उधार ले लूं। मुझे पता चला कि 4 में से 2 अपार्टमेंट खाली थे, उनमें ताला लगा हुआ था। चौथी मंजिल वाले अपार्टमेंट में अंदर से लाइट जल रही थी। मैंने बेल बजाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अगले हफ्ते हमें 8वीं मंजिल पर किसी के रॉड या किसी तरह के धातु या किसी दूसरी चीज से मारने की आवाज सुनने की आदत हो गई थी। ये देर रात 1:30 बजे के बाद शुरू होता था और फिर घंटों तक चलता था। शुरू में हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद हमें इसमें दिलचस्पी होने लगी। आवाज हमारे ऊपर के अपार्टमेंट से ही आ रही थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 3 में से 2 अपार्टमेंट खाली थे और तीसरा भी खाली लग रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उसमें अंदर से लाइट जल रही थी। मैंने उस दरवाजे पर कई बार खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मारने की आवाज रोज आती थी और बहुत देर रात को हमें किसी के बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे इस बिल्डिंग में सिर्फ हम ही रहते हैं, खासकर दिन में। लेकिन देर रात को ये क्या सुनाई दे रही है? हमने खुद को समझाया कि ये कुछ नहीं है, लेकिन मारने की आवाज कुछ ऐसी थी कि ये हवा या किसी इंसान के अलावा किसी और चीज से नहीं हो सकता था। ये लगभग रोज एक ही टाइम स्टार्ट होता था। हमने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। किसी को नहीं पता था कि वहां कोई रहता भी या नहीं। मैंने एक दिन एक संदिग्ध दिखने वाले आदमी को ऊपर जाते देखा। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ऊपर के अपार्टमेंट का मालिक है। उसने कहा हाँ। मैंने उससे पूछा कि क्या ऊपर कोई रहता है, और उस अजीब सी ठक ठक की आवाज के बारे में भी पूछा। उसने मुझे बताया कि कोई नहीं रहता और वो असल में किराएदार ढूंढ रहा है। उसने ये भी कहा कि उसे आवाज के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। मुझे तो तब हैरानी हुई जब उसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ कितना दिन रुकने वाला हूँ। 4 और दिन। हम असल में इस महीने की 30 तारीख को जा रहे हैं, मैंने जवाब दिया। उसने मुझसे पूछा कि क्या किसी और ने अगले महीने के लिए जगह किराए पर ली है। मैंने उसे बताया कि मुझे नहीं पता।
सबसे अजीब बात यह थी कि अगले 4 दिन तक न तो पीटने की आवाज आई और न ही देर रात सीढ़ों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। हालांकि मेरी गर्लफ्रेंड की इंटर्नशिप 2 दिन और बढ़ गई और हमने वहीं रुकने का फैसला किया। और जैसा मैंने सोचा था, 30 तारीख के बाद जिस दिन हमें जाना था, पीटने की आवाज फिर से आने लगी। मुझे नहीं पता है कि वो क्या था और मुझे लगता भी नहीं कि कभी पता चलेगा, लेकिन मैं बस खुश हूं कि हम बिना किसी बड़े परेशानी के उस जगह से निकल गए। उसने मुझे सच में डरा दिया था और मुझे इसके बारे में सोचकर अभी भी अजीब लगता है। ये डरावनी कहानी 10 साल से भी पहले की है। जब मैं टीनेज में जाने वाला था, मैं और मेरा दोस्त अपने पड़ोस में घूम रहे थे, जैसा कि हम हमेशा करते थे। हम जिस घर में रहते थे उससे कुछ ब्लॉक दूर चले गए थे। तभी 2 कुत्ते हमारे ऊपर जोर जोर से भौंकने लगे जब हम उनके घर के पास से गुजरे। वे पिटबुल थे। कुत्ते अपनी भाड़ के नीचे जमीन खोद रहे थे, जहां यह साफ था कि वे पहले भी वहां से भाग चुके हैं। हमें लगा कि कुत्ते भागने वाले हैं, इसलिए मैं और मेरा दोस्त भागने लगे। जैसे ही हमने देखा कि कुत्ते गेट के नीचे से निकलकर हमारी तरफ आ रहे हैं, हम एक आदमी के आंगन में घुस गए और हमें एक पेड़ पर चढ़ गए। कुत्ते अब पेड़ के नीचे थे, भौंक रहे थे, जिसे सुनकर उस आंगन का मालिक बाहर आया और फिर उसने कुत्तों को भगा दिया। हम अभी भी पेड़ पर थे। मालिक लगभग 50 साल का लग रहा था। उसने हमसे कहा कि हम उसके गैरेज में आ जाएं ताकि वो हमें सुरक्षित रख सके। मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। हमारी आंखों ही आंखों में ये बात हो गई कि ये खतरा है। हम इतने डर गए थे कि उसे ये नहीं बता पाए कि हम ठीक हैं और हम घर जा सकते हैं, लेकिन वो इस समय पेड़ के नीचे था। हमें नीचे उतारने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी का लहजा और हाव भाव सच में बहुत खतरनाक थे और उसकी जवान आवाज़ से भी हम समझ गए थे कि वो एक शिकारी है। वो आदमी ये पक्का करने के लिए सड़क पर बार बार इधर उधर देख रहा था कि कोई ये सब होते हुए देख ना ले। लेकिन आखिरकार सड़क पर अपना कुत्ता घुमाते हुए कोई आया और मैंने कहा कि वो मेरा रिश्तेदार है। जैसे ही वो आदमी पीछे हटा, हम नीचे कूद गए। उस आदमी के पास ऐसे भागे जैसे हम उसे जानते हों। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर हम उस आदमी के साथ उसके गैरेज में जाते तो क्या होता। मैं हाल ही में ये शांत इलाके में रहने आया और तब से मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। यहाँ के निवासी काफी मिलनसार थे, लेकिन उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जिससे मुझे अजीब सा महसूस होता था। एक शाम जब मैं काम से घर लौटा तो मैंने अपने मेलबॉक्स में एक फ्लावर देखा जो नेबरहुड बैच का इनविटेशन था। ये वहाँ के लोगों का ग्रुप था जो समुदाय को सेफ रखने के लिए बनाया था। मैं मन ही मन हंसा क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि ये पुरानी बात हो गई है। मैंने एक मीटिंग में जाने के बारे में सोचा, लेकिन मेरा शेड्यूल पहले से ही टाइट था और उस समय मेरे पास सामाजिक कामों के लिए बहुत कम समय था। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, मैंने देखा कि बैच के मेंबर्स ज़्यादा दिखने लगे थे। वे हर समय सड़कों पर घूमते थे और उनके पास वॉकी टॉकी भी थे। वे अपडेट और रिपोर्ट देते समय स्टैटिक की आवाज़ करते थे। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन हमारी सेफ्टी को लेकर ये उनके काम अच्छे थे। मैं इस भावना को दूर नहीं कर सका। वे मुझे थोड़ा ज़्यादा ही करीब से देख रहे थे। घूरना और इतना ध्यान रखना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मेरे बाल नियॉन हरे रंग के स्टाइल में हैं और मेरी गर्दन पर एक टैटू है। एक रात ऑफिस से देर से शिफ्ट के बाद लौटने पर मैंने अपना सामने का दरवाजा खुला पाया। जैसे ही मैं अंदर भागा, मेरे मन में घबराहट दौड़ गई। मुझे डर था कि कहीं चोरी ना हो गई हो, लेकिन कुछ भी गायब या बिखरा हुआ नहीं था और मैंने इसे अपनी लापरवाही मान लिया और अलर्ट रहने का फैसला किया। काफी तेज हवा चल रही थी। मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैंने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया हो। हालांकि घटना यही नहीं रुकी। अगले कुछ हफ्तों में मैंने देखा कि मेरे कचरे के डिब्बे उल्टे पड़े थे, मेरा बगीचा रौंदा हुआ था और मेरी कार में तोड़फोड़ की गई थी। मैंने इन घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस को दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे उस नेबरहुड बैच और उनसे मिले अजीब लोगों पर मेरा शक भी बढ़ता गया। इन सभी घटनाओं के दौरान नेबरहुड बैच हमेशा बाहर और आसपास रहती थी और जब भी मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कुछ देखा है तो वे ज्यादातर कंधे उचका देते थे। मुझे हैरानी होने लगी है कि क्या इन घटनाओं के पीछे वे लोग थे और मुझे ऐसे कारणों से निशाना बना रहे थे।
जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। जो डर और शक मुझ पर हावी हो गया था, मुझे साफ फील हो रहा था, जिससे मैं लगातार परेशान रहता था। मैं जवाब ढूंढने के लिए कोशिश में था, इसलिए मैंने अगली नेबरहुड बैच मीटिंग में जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं कम्युनिटी सेंटर में घुसा, मुझे उन सभी नज़रों का बोझ फील हुआ जो साफ तौर पर मुझ पर थी। कमरा शांत था और मेंबर्स एक दूसरे को अजीब नज़र से देख रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा समझ रहा हूँ। मीटिंग हमेशा की तरह अपडेट और रिपोर्ट के साथ शुरू हुई, लेकिन मैं हवा में फैले तनाव को नज़रअंदाज नहीं कर सका। जब नए काम की बात आई तो मैंने हिम्मत जुटाई और ग्रुप से उन उत्पीड़न के बारे में बात की जिसका मैं सामना कर रहा था। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि बैच का मेरे खिलाफ कोई पुरानी दुश्मनी है। मुझे हैरानी, सहानुभूति और इनकार का मिला जुला रिएक्शन मिला। मुझे सदस्यों ने जोर देकर कहा कि बैच का इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, जबकि दूसरों ने सुझाव दिया कि शायद मैंने पड़ोस में कुछ दुश्मन बना लिए हैं और शायद वही लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। जब मीटिंग खत्म हुई तो मुझे निराशा और एक तरह की लाचारी का अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा कि कोई भी अपनी गलती मानने या सच ढूंढने में मेरी मदद करने को रेडी नहीं था। मैंने तय किया कि अगर मुझे जवाब चाहिए तो मुझे उन्हें खुद ही ढूंढना होगा। अगले कुछ हफ्तों में मैंने अपनी खुद की खुफिया निगरानी की, यानी बैच सदस्यों की हरकतों और कामों को चुपके से रिकॉर्ड किया। एक रात मुझे देर तक काम करना पड़ा। जब मैं अपने ड्राइववे में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे साइड के दरवाजे के ठीक ऊपर लगी फ्लड लाइट जल रही थी। ये शक होने पर मैंने अपनी कार सड़क पर ही खड़ी कर दी और चुपचाप साइड के दरवाजे की ओर गया। फिर जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने अपने दो पड़ोसियों को देखा। ऐसा लग रहा था कि वे मेरे किचन में कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने अपना सेलफोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या रिकॉर्ड किया। मेरे पड़ोसी मेरे किचन के दराज में कुछ प्लान बनाते दिख रहे थे। शुक्र है कि वीडियो में आप उन्हें पुलिस को बुलाने के बारे में बात करते हुए साफ देख और सुन सकते हैं। मैं छिपा रहा और दोनों को मेरे घर से जाने दिया। जैसे ही मैंने इन अजीब पहेली को सुलझाया, मेरे दिमाग में एक डरावनी थ्योरी सामने आई। इन नेबरहुड बैच सदस्यों को लगता था कि मेरे अजीब लुक की वजह से मैं कम्युनिटी की इमेज के लिए खतरा हूं और उन्हें मुझे हटाने का जिम्मा खुद उठाना पड़ा। अब मेरे पास फोन वीडियो के रूप में जो सबूत था, मैंने उसे लेकर पुलिस का सामना किया। हैरानी की बात है कि वे मेरे बातों से हैरान रह गए और तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। दोषी लोगों को न सिर्फ नेबरहुड बैच से हटा दिया गया, बल्कि शुक्र है कि उन्हें कई अलग अलग आरोपों में गिरफ्तार भी किया गया। अब जब सच्चाई सामने आ गई तो मेरे छोटे से शहर में नेबरहुड बैच पूरी तरह से खत्म हो गई, ये न जानते हुए कि इन दोनों के साथ कोई और भी शामिल था। मुझे अपनी कम्युनिटी में किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल लगने लगा। हालांकि इसके कुछ ही समय बाद मुझे परेशान करना पूरी तरह से बंद हो गया और मेरी जिंदगी आखिरकार नॉर्मल हो गई। मैं ये सब अकेले ही सामने लाया। मुझे लगता है कि इस मुश्किल अनुभव ने मुझे मजबूत नहीं बनाया। आखिर में मेरे कामों से पड़ोस में लोग एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे, अपने अनुभव और विचार शेयर करने लगे और इससे हमारी कम्युनिटी और ज्यादा समझदार बन गई। जहां तक मेरी बात है, मैंने पड़ोस में ही रहने का फैसला किया और सोच में बदलाव लाने का पक्का इरादा बनाया। भले ही मैं थोड़ा आलसी था और जाना नहीं चाहता था, मैंने तो अपनी खुद की नेबरहुड बैच भी बनाई। अपनी नई मिली ताकत का इस्तेमाल करके अपने साथी पड़ोसियों और कम्युनिटी को सेफ रखने और उन्हें बेहतर बनाने में हेल्प की। हालांकि उन हफ्तों के निशान हमेशा रहेंगे, लेकिन वे इस बात की भी याद दिलाते रहेंगे कि हम में से हर किसी के अंदर कितनी ताकत और हिम्मत होती है, भले ही आपको कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया कि अपने लिए खड़ा होना और सच्चाई की तलाश करना, चाहे ये सफर कितने भी मुश्किल, अजीब और कभी कभी डरावनी क्यों ना हो, आप पर और आपके आसपास के लोगों पर गहरा असर डाल सकता है। – 2019 में वेस्ट कोस्ट से न्यूयॉर्क के एक छोटे शहर में चला गया। शहर में वैसा ही प्यारा माहौल था जैसा आपको लगभग हॉलमार्क मूवी में मिलता है। हर कोई मिलनसार और मददगार लग रहा था। वहाँ जाने के कुछ ही समय बाद मुझे लगा कि मुझे कम्युनिटी में अपना लिया गया है। कुछ महीने बाद मेरे पड़ोसियों में से एक घर घर जाकर सबको बता रहा था कि उनके शेड में चोरी हुई है जो उनके पीछे के आंगन में था। कथित चोर ने एक वीड वैकर, लॉन मूवर और दूसरे बाहरी औजार चुरा लिए थे। हालांकि चोरी की खबर से पड़ोस के कुछ लोग हैरान और थोड़े डरे हुए थे, लेकिन मुझे कोई बेचैनी या बहुत ज़्यादा डर नहीं लगा।
पहले एक खराब इलाके में रहने की वजह से मैं चोरी जैसी चीज़ों का आदी हो गया था। हालांकि मैंने अपने पड़ोसियों को चिंता भरी आवाज़ में भरोसा दिलाया कि मैं इस तरह के किसी भी व्यवहार पर नज़र रखूंगा। कुछ हफ्ते ठीक रहा, कोई चोरी नहीं हुई। मैं एक दोपहर में काम से घर लौटा। मुझे अपने मेलबॉक्स में नेबरहुड बैच होर्डिंग वाला एक फ्लावर मिला। वो फ्लावर असल में ऑफिशियल नहीं था, कोई ऑफिशियल बैच टीम नहीं थी, बल्कि पड़ोसियों का एक ग्रुप था जो लगातार हो रही चोरियों को रोकने के लिए एक साथ आना चाहते थे। मैं कंफ्यूज था क्योंकि मैंने इलाके में किसी और अपराध के बारे में न सुना था न मुझे बताया गया था। इसलिए मैं बगल वाले घर पर गया और अपने पड़ोसी क्लिफ से पूछा कि क्या उसने कुछ सुना है। क्लिफ उन शांत स्वभाव लोगों में से एक था। वो 70 साल के आसपास का था और विधुर था। उसकी पत्नी आयरीन मेरे शहर आने से कुछ साल पहले गुजर गई थी। हालांकि क्लिफ शांत था, लेकिन वो उन सबसे अच्छे लोगों में से एक था। उसने मेरी कार, डिशवॉशर, ड्रायर ठीक करने में मेरी मदद की थी। यहाँ तक कि एक तूफान के बाद जब एक पेड़ पिछले दरवाजे से टकरा गया था तो उसने मेरे लिए एक नया स्लाइडिंग दरवाज़ा भी लगा दिया था। मैंने उससे कभी भी ये सब करने के लिए नहीं कहा। मुझे उसका शांत और चुप स्वभाव पसंद था क्योंकि ये मुझे मेरी पिताजी की याद दिलाता था। जब मैंने क्लिप से पूछा कि क्या उसने लगातार हो रहे अपराध के बारे में कुछ सुना है तो वो अपनी भारी आवाज़ में थोड़ा बड़बड़ाया। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। कुछ बदमाश घर में घुस कर चुरा रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ भी चोरी नहीं हुआ। मैंने सिर हिलाया और उसके ड्राइववे से नीचे उतरने से पहले उसे थोड़ी बहुत बात की। जब मैं कुछ फीट दूर था तो उसने मुझे चिल्लाकर कहा, आए, सावधान रहना, दरवाज़ा लॉक करके रखना। मैंने सुना है जो चोर है वो घर में घुस के चोरी कर रहा। तो मैंने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा। वो रात किसी भी दूसरी रात से अलग नहीं थी। मैंने अपना डिनर बनाया, वाइन पी और अपने कंप्यूटर पर कुछ काम किया। रात लगभग 11 बजे मुझे लगा कि मैंने बाहर कुछ सुना है, जैसे खांसी या कुछ और। मैं अपने लिविंग रूम की बड़ी खिड़की के पास गया और देखा। सड़क के उस पार मैंने अपने एक पड़ोसी को बाहर देखा जो सीधे मेरे घर की तरफ देख रहा था। ये अजीब और थोड़ा डरावना था, लेकिन मैंने सोचा कि ये शायद तारों को देख रहा होगा, इसलिए मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ मिनट बाद मेरे पेट में कुछ अजीब सा लगा। मैंने उठकर वाइन का एक और गिलास लेने का फैसला किया। मेरा किचन घर के पीछे है और सिंक और काउंटर के ऊपर एक बड़ी खिड़की है जो पीछे के आंगन की तरफ खुलती है। मेरा एक बड़ा आंगन है जो एक छोटे से लकड़ी के इलाके में ख़त्म होता है। जब मैं दूसरा गिलास डाल रहा था तो मेरी नज़र खिड़की से बाहर पड़ी और मुझे लगा कि मैंने कुछ हलचल देखी है। मैंने किचन की लाइट बंद कर दी ताकि मैं बाहर से दिखाई ना दूं और खिड़की के शीशे से देखा। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मेरे पीछे आंगन में एक आदमी मेरे घर को देख रहा था। मैं बता नहीं सकता कि वो कौन था क्योंकि बहुत अंधेरा था और वो काफ़ी दूर था, लेकिन ये पक्का एक इंसान था। जब मैं वहाँ घबराहट में खड़ा था तो उस आदमी का साया मेरे घर की तरफ दौड़ने लगा। मैं पीछे हट गया और समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने पुलिस को फ़ोन करने का फैसला किया, लेकिन मेरा फ़ोन कमरे से दूर था। जैसे ही मैंने खुद को संभाला और तेज़ी से दूसरे कमरे की तरफ चलने लगा, मुझे ऊपर जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। मैं फिर से चलने लगा। घबराहट के उन कुछ पलों में मैंने ऊपर भारी कदमों की आवाज़ सुनी। मैं लिविंग रूम की अलमारी की तरफ भागा और कंबलों के नीचे छिप गया। मेरा फ़ोन अभी भी दूसरी टेबल पर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस समय मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मेरे घर में कितने लोग हैं और मैं सच में कितने बड़े खतरे में हूँ। छिपने की कुछ ही सेकंड बाद मुझे भारी जूतों की आवाज़ सुनाई दी जो मेरी लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। किस्मत से दरवाजे पर दस्तक हुई और कदमों की आवाज़ अचानक रुक गई। जूतों की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वे ठीक मेरे दरवाजे के बाहर हों। दरवाजे पर एक और दस्तक हुई और इस बार उसके साथ आवाज़ आई, हेलो, घर पर कोई है? पुलिस यार। मैंने कदमों की आवाज़ थोड़ी तेज़ी से चलते हुए सुनी और वे दूसरे कमरे में रुक गए। आवाज़ से मैं समझ गया कि घुसपैठिया अब अलमारी के दरवाजे के पास नहीं था। बस एक उम्मीद के साथ मैं अलमारी से बाहर भागा और अपने सामने के दरवाजे की तरफ गया। मैंने दरवाज़ा खोला और शुक्र है वो सच में एक असली पुलिस ऑफिसर था। मुझे पक्का यकीन होने लगा कि कोई मेरे घर में है और मैंने उस दिशा में कदमों की आवाज़ सुनी। ऑफिसर अंदर गया और कुछ ही देर में एक आदमी को हथकड़ी लगाकर बाहर लाया। जब मैं खड़ा होकर ऑफिसर को उस आदमी को गिरफ्तार करते हुए देख रहा था तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए नहीं कि मेरे घर में कोई घुसपैठिया था, बल्कि इसलिए कि वो घुसपैठिया क्लिफ था, बगल वाला क्लिफ। जब वो मेरे पास से गुजरा तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो खुद से कुछ बड़बड़ा रहा था
जब मैं बाहर पुलिस वालों से बात कर रहा था तो मैंने सड़क के उस पार अपने पड़ोसी को देखा जो मेरे घर को घूर रहा था, और दूसरे आदमी को देखा जिसे मैंने पीछे की आंगन में देखा था। वो मेरे पास आया। मैं तुरंत डिफेंसिव मोड में आ गया, ये सोचकर कि ये दोनों भी इस घुसपैठिए के हिस्सा थे। लेकिन मैं गलत था। ये दोनों देर रात टहल रहे थे और ऐसा लगा कि क्लिफ ऊपर की खिड़की से मेरे घर में घुस रहा था। उन्होंने ही पुलिस को बुलाया था और ऊपर क्लिफ की हरकतों पर नज़र रख रहे थे। मुझे लगता है कि वो बताना नहीं चाहते थे, इसलिए कि कहीं मैं तुरंत खतरे में न पड़ जाऊं। जांच के बाद उन्हें पता चला कि क्लिफ पड़ोसी चोर भी था। उसने उन सभी सामानों को चुराने और मेरे घर में घुसने की बात कबूल कर ली थी। हालांकि उसने कभी यह कबूल नहीं किया कि वो शाम मेरे घर के अंदर उसका क्या करने का प्लान था, जिसके बारे में सोचकर मुझे आज भी अजीब लगता है। मुझे लगता है कि अपनी पत्नी की मौत और नौकरी से रिटायर होने के बाद वो बोर हो गया था। उसे चोरी करने में मज़ा आता होगा और ऐसे ही उसे आदत पड़ गई होगी। मैं अपने पड़ोसी की निगरानी करने वाले ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ। अगर मेरे प्यारे पड़ोसी नहीं होते तो बहुत बुरा हो सकता था। मैं ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि मैं अपने पोस्ट के बारे में बहुत ओपन हूँ और मेरे पास बहुत बढ़िया सपोर्ट नेटवर्क है। मैंने अपनी कहानी यूट्यूब पर शेयर करने का फैसला किया ताकि दूसरों को भी ऐसी ही सिचुएशन से निकलने में मदद मिल सके। किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो अकेले ही ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। मेरी जिंदगी के पहले 8 साल एक रात की घटनाओं से लगभग पूरी तरह से ब्लॉक हो गए थे। 20 साल बाद भी मुझे आज भी याद है कि क्या हुआ था, जैसे कल ही हुआ हो। मेरे पिता बहुत गुस्से वाले आदमी थे। वो मेरी माँ, बड़ी बहन और मुझे गालियाँ देते थे और कभी कभी हमारे साथ मारपीट भी करते थे। एक दिन मैं कार्टून देखते हुए उनकी कुर्सी पर बैठी थी। उन्होंने किचन से एक लकड़ी का चम्मच उठाया और मेरे सिर पे मारा और वो चम्मच टूट गया। उन्होंने सच में मुझे इतनी जोर से मारा था। वो एक बहुत ही बिगड़े हुए और बुरे परिवार से थे। मेरी माँ बिल्कुल उनके उलट थी। मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे प्यार का एक ज़बरदस्त एहसास याद है। हम उस समय ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में रहते थे। 2002 की शुरुआत में मेरे 8 साल होने के 3 दिन बाद मुझे रात में एक बुरा सपना आया। मैं उठी और माता पिता के कमरे में गई। मैंने अपनी माँ को जगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक बुरा सपना आया है। हम लिविंग रूम की तरफ गए। उन्होंने मेरे लिए सोफा ठीक किया। हम लगभग तुरंत सो गए। मुझे नहीं पता कि क्या टाइम हुआ था, लेकिन मैं खटखटाने की आवाज़ से जाग गई, जैसे कोई नेक्स्ट कमरे में कील ठोक रहा हो। फिर मुझे अपने गाल पर किसी चीज़ के छींटे महसूस हुए। मैंने उठते हुए उसे पोंछ दिया। डर के मारे मैंने देखा कि मेरे पिता मेरी माँ के ऊपर खड़े थे। उनके हाथ में एक खून से सना हथौड़ा था। फिर मैंने देखा कि मेरी माँ कहाँ लेटी थी। जहाँ उनका सिर तकिए पर था वहाँ खून का ढेर लगा हुआ था और ये बात हमेशा के लिए मेरे दिमाग में छप गई। मैं जम गई। मैं चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। फिर मैंने अपने हाथ की तरफ देखा। मैंने देखा कि वो खून था जो मेरे चेहरे पर लगा था। फिर मेरे पिता ने अपनी माँ का सिर तकिए से ढक दिया ताकि वो जो किए थे उसे छिपा सकें। फिर मैं अपनी बहन के कमरे की तरफ भागी जो घर के दूसरी तरफ था। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो मैंने उसे बताने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन फिर से मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। उस समय मेरी माँ बहुत तेजी से बातें कर रही थी। मुझे याद है कि जो मैं कहना चाहती थी वो मुझे अपने दिमाग में सुनाई दे रही थी। मैं बहुत कंफ्यूज थी। वो मेरे पीछे पीछे वहां गई जहां हमारे माता पिता थे, जबकि मेरी बहन घबरा नहीं रही थी। जब उसने मेरी माँ को वहां लेटे हुए देखा, हम अभी भी मेरी माँ को सांस लेने की कोशिश करते हुए सुन सकते थे और मुझे वो आवाज़ हमेशा याद रहेगी। मेरे पिता ने हथौड़ा नीचे रख दिया था और अब खुद ही पुलिस को फ़ोन कर रहे थे। मेरे पिता ने 3 बार पुलिस को फ़ोन करके बताया कि उन्होंने क्या किया है और उन्हें हमारा घर का पता भी बताया। जब हम कमरे से भागे, मेरी बहन जोर जोर से चिल्ला रही थी। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि वो मुझे और मेरी बहन को लेकर उनसे दूर जाना चाहती है। मेरी माँ हमें उनसे दूर ले गई, लेकिन बदकिस्मती से इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें 12 साल जेल हुई। उन्होंने हमें जो चिट्ठियां भेजी उनसे पता चलता है कि उनके लिए वो नर्क था। एक घटना जो मुझे खास तौर पर याद है वो ये है कि उन्होंने जेल के स्विमिंग पूल का इस्तेमाल किया था, जबकि उन्हें नहीं करना चाहिए था। उस समय कोई बड़ा अपराधी उसका इस्तेमाल कर रहा था और जब उन्होंने कोठरी में लौटा तो उनका बिस्तर जल रहा था। ये सुनकर मेरे मन में सच में ये इच्छा हुई कि काश वो बिस्तर पर होते जब उसमें आग लगी थी। 2000 के आखिर में मुझे कैंसर नॉन हस्किन लिपोमा के बारे में पता चला और 2012 के बीच में मैंने उसे हरा दिया।
अपनी जेल की सज़ा खत्म होने के करीब मेरे पिता को स्किन कैंसर हो गया और उन्होंने उसका ज़्यादातर हिस्सा निकलवा दिया। खैर, कुछ साल बाद वो वापस आए और हमें पता था कि वो बच नहीं पाएंगे। 2014 में उनकी मौत हो गई। जब मुझे ये पता चला तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया और मुझे लगा कि ये लगभग एक कविता जैसा था। मैंने कैंसर को हरा दिया, लेकिन वो नहीं हरा पाया। ये घटना मेरे जन्मदिन के इतने करीब हुई थी, इसलिए मुझे अपना जन्मदिन मनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और बाद में जब परिवार और दोस्तों ने मेरे लिए कुछ करने के लिए सोचा तो मैं दिखावा करती थी कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में मैंने कुछ भी न करने का फैसला किया। मेरे सभी दोस्त और परिवार वाले सालों से मेरा बहुत साथ देते रहे हैं और मैं सालों से थेरेपी ले रही हूँ और पिछले 10 सालों से एंजाइटी, डिप्रेशन और PTSD से जूझ रही हूँ। बहुत कम सेल्फ एस्टीम की वजह से मैं काम नहीं कर पाती और ना ही मेरी कोई लव लाइफ है। मैं नसीब वाली थी कि मुझे 13 साल की उम्र में ब्राज़ीलियन जियो जित्सु मिल गया, क्योंकि ये कंट्रोल्ड माहौल में अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक शानदार तरीका रहा है। बल्कि मेरे कोच ने मुझे ये भी सिखाया कि जब मैं मेट पर ना हूँ तो शांत कैसे रहूँ। मेरे उस बेरहम पिता के लिए जिसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, तुम नर्क के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे गड्ढे में रहो। ये एक ऐसी याद है जिसे मैंने भुलाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं और मेरे भाई बहन अपने पापा के मजेदार बातों के बारे में बात कर रहे थे। जब वो जिंदा थे वो कभी कभी एक पेरेंट के तौर पर बिना मजाक के लापरवाह हो जाते थे। तो बहुत पुरानी याद मुझे वापस याद आ गई और मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं। जब मैं 4 साल का था तो मैं खेल के मैदान में गिर गया था, जिससे मेरे सिर के पीछे गहरा कट लग गया था जिसमें टांके लगाने पड़े थे। कुछ हफ्ते बाद मेरे पापा टांके निकलवाने के लिए मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। मैं बहुत स्ट्रांग था और बिल्कुल शांत बैठा था, जबकि जब टांके लगाए गए थे तब मैंने बहुत हंगामा किया था। तो इनाम के तौर पर मेरे पापा ने मुझे आइसक्रीम दिलाई और मुझे बीच पर ले गए थे। ये बहुत छोटा ऑस्ट्रेलियाई शहर था और बीच काफी सुनसान था। हालांकि ये गर्मियों का बीच का समय था, फिर भी वहां सिर्फ कुछ बड़े बच्चे ही तैर रहे थे। ध्यान दें कि वो बिना माता पिता के थे। मेरे पापा मुझे पानी के किनारे तक ले गए और मुझे सख्ती से चेतावनी दी कि मैं अपने घुटने से ज़्यादा गहरे पानी में न जाऊं। फिर वो चले गए। मुझे लगता है कि वो पब्लिक टॉयलेट या कहीं और गए होंगे। मुझे पता है ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन वो सच में बुरे पिता नहीं थे। जैसे कि मैंने पहले बताया, वो कभी कभी थोड़े गैर जिम्मेदार और लापरवाह हो जाते थे, लेकिन उनका इरादा हमेशा अच्छा होता था। इस बात से मेरी माँ बहुत परेशान हो जाती थी। वहां एक बड़ा लड़का था, लगभग 10 साल का। वो कुछ मीटर दूर पानी में खेल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरे पास आ गया। फिर उसने मुझे आवाज दी। मुझे याद है कि उसके बाल सुनहरे थे और वो जोर से मुस्कुरा रहा था। उसने मुझसे मेरा नाम और उम्र पूछी। मैंने जवाब दिया और उसे उस सुअर डॉक्टर के पास जाने के बारे में सारी जरूरी बातें भी बताई। ये बताया था कि मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए बहुत बहादुर बच्चा था। मेरी कहानी सुनकर उसे मजा आया। उसने पूछा कि मैं बाहर आकर थोड़ा और गहरे पानी में तैरने क्यों नहीं जाता। मैंने कहा कि जब तक मेरे पापा वापस नहीं आ जाते तब तक मैं घुटने से ज़्यादा पानी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे ठीक से तैरना नहीं आता और मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे तैरना सिखाएगा और मैं किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ूंगा। और वैसे भी मेरा पापा नहीं दिखेंगे क्योंकि वो वहाँ नहीं थे। लेकिन मैं अभी भी हिचकिचा रहा था। तो उसने कहा, क्या तुम डर रहे हो? मुझे लगा था तुम बहादुर हो। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने तुरंत मुझे पकड़ा और अंदर दबा दिया। इसके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा और दुख हो रहा है। मैंने संघर्ष किया, लेकिन वो मेरी उम्र और साइज से 2 गुना से ज्यादा था। अब मुझे एहसास हुआ कि वो बच्चों के दूसरे ग्रुप से अलग हो गया था, ताकि उन्हें पता ना चले कि वो क्या कर रहा है। बिना ध्यान दिए बच्चे को डुबोने का एक परफेक्ट क्राइम है। आप इसे एक हादसा कह सकते हैं। शायद बेहोश होने से कुछ ही सेकंड पहले उस लड़के ने अचानक मुझे छोड़ दिया। मेरे पापा ने मुझे पानी से बाहर निकाला। मैं उनके चेहरे पर डर और गुस्से के साथ हैरानी का भाव देख सकता था। फिर जो बहुत लंबे समय जैसा लगा, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई जबकि मैं चीख रहा था, रो रहा था और उनके कंधे पर खांस रहा था। जब तक मैं शांत हुआ और मेरे पापा को यकीन हो गया कि मैं ठीक हूं, तब तक वो सुनहरा बालों वाला लड़का और दूसरे बच्चे चले गए थे।
हालांकि मेरे पापा फिर भी उन्हें ढूंढने के लिए गाड़ी चलाते रहे। अगर वो बच्चा वहीं रुका होता तो मुझे यकीन है मेरे पापा उसे मार डालते। इसके कुछ समय बाद हम दूसरे शहर चले गए। मुझे नहीं लगता कि पापा कभी पुलिस के पास गए होंगे, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। मुझे बस इतना पता है कि उसने मेरी माँ को इसके बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता चलता तो वो मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ते और पापा पर बहुत गुस्सा करते। मुझे सच में लगता है कि उस लड़के का इरादा मुझे जान से मारने का था। जब मैंने बचने की कोशिश की तो जिस तरह से उसने अपनी पकड़ मजबूत की, उसमें बहुत कुछ गंदा था। मुझे सच में लगता है कि उस लड़के का इरादा मुझे जान से मारने का था। जब मैंने बचने की कोशिश की तो जिस तरह से उसने अपनी पकड़ मजबूत की, उसमें कुछ बुराई थी। मुझे लगा कि वो पक्का इरादा करके आया था मारने के लिए। मुझे पता है कि बच्चे कभी कभी अजीब होते हैं। मैं कुछ दिन पहले अपनी बस का इंतजार कर रही थी। मैंने हेडफोन लगाए हुए थे। सड़क पर उस दिशा में देख रही थी जहां से बस आने वाली थी। जैसे ही मैं मुड़ी, वहां एक लड़की थी जो लगभग 8 साल की थी। वो मेरी तरफ आसानी से आकर्षित हो गई, इसलिए मैंने थोड़ा हैरान होकर रिएक्ट किया। वो बस मुझे देखती रही, मुस्कुरा नहीं रही थी और बोली, तुम बहुत सुंदर हो। तो मैं सोच रही थी, ओह ये बहुत प्यारा है, थोड़ा अजीब है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तब तक था जब तक उसने आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा चेहरा नोच दूंगी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं, इसलिए मैंने उसे अजीब नजर से देखा और मैं बिल्कुल चुप हो गई। मैंने किसी को देखा जिसे मैंने उसका पिता समझा। वो सड़क के किनारे खड़ा होकर हमें देख रहा था। लड़की ने मुझे उस आदमी को घूरते हुए देखा। वो मुड़ी और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो आदमी हमारी तरफ देखा और फिर भाग गया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी। अभी भी मुस्कुरा नहीं रही थी, रो नहीं रही थी, दुखी नहीं थी, और फिर उस आदमी के पीछे भागी। शायद ये मेरे जीवन के सबसे अजीब अनुभवों में से एक था। है ना अजीब? आज सुबह की बात है। मैं बस स्टॉप से 2-3 मोहल्ले दूर थी और अपने दोस्तों की अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। सिगरेट पी रही थी और उसका इंतजार कर रही थी कि वो नीचे आए। तभी मैंने देखा कि वही छोटी लड़की मेरी तरफ आ रही है। वो पूरे रास्ते मुझे देख रही थी जब तक वो मेरे सामने नहीं आ गई और फिर बोली, मैं तुम्हें जानती हूं। और मैं हैरान होकर बोली, हाँ क्या? वो कुछ मिनट तक मुझे घूरती रही। मैं जो कुछ भी कर रही थी उसे देखती रही। जब मैं अपने हाथ हिलाती तो वो मेरे हाथों को देखती और फिर मेरे चेहरे को देखती। मेरे पैरों को घूरती जैसे वो मुझे परख रही हो। यह बहुत अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस उसे देखती रही। मैं वहां से जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं एक छोटे से बच्चे से नहीं डरती, और मैं जा भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे दोस्त अपने अपार्टमेंट से नीचे आ रहे थे। कुछ मिनट तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद उसने मुझे अजीब तरह से घूरा और अपनी आंखें छोटी की और फिर बोली, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया जैसे, ओह मैंने तुम्हें पकड़ लिया, ये कहना चाहती हो। और फिर वो चली गई। मुझे लगा जैसे मेरा सामना एंटी क्राइस्ट से हुआ हो। मुझे ये बात बतानी है। मैंने इसे बहुत समय से अपने अंदर दबा रखा है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने मन की बात सुनना कितना जरूरी है। मैं एक लड़की हूँ और जब ये घटना हुई तब मैं 10 साल की थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे माता पिता बहुत धार्मिक थे। चर्च या जब हम किराने के सामान लेने दुकान जाते थे, उसके अलावा मेरा बाहरी दुनिया से ज़्यादा संपर्क नहीं था। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि मैं एक प्रोटेक्टेड बच्ची थी। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ सके कि जिस घटना के बारे में मैं बताने वाली हूँ, इससे पहले मैंने इस दुनिया की कुछ बुराइयों को सच में कभी नहीं देखा था। मेरे माता पिता और मैं एक बड़ी क्रिसमस पार्टी में गए थे जो मेरे दादा दादी हर साल पार्टी रखते थे। उनका घर एक बड़ा 2 मंजिला विक्टोरियन घर था
जो हमेशा दूसरों परिवार वालों और मेरे दादा दादी के बुलाए हुए कई दोस्तों से भरा हुआ रहता था। मेरी दादी सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ती थी और हर कमरे में एक अलग क्रिसमस थीम होती थी। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी, इसलिए खुद को बिजी रखने के लिए मैं चुपचाप सजावट देखती हुई घूम रही थी। तभी अंकल एंडी मेरे पीछे आ गए। अरे वाह, देखो तो कौन है यहाँ, उन्होंने जोर से कहा, जिससे मैं चौंक गई और थोड़ी उछल गई। उनकी तरफ मुड़ी और थोड़ी मुस्कुराई और अजीब तरह से मुस्कुराई। मैंने उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने शरारती मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा, जैसा वो हमेशा करते थे। वो मेरे सगे अंकल नहीं थे, सब उन्हें ऐसे ही अंकल एंडी कहते थे। हालांकि वो किसी तरह से मेरे दादाजी से संबंधित थे। वो एक लंबा आदमी था जिसके बाल नमक मिर्च जैसे थे और पीछे मुड़कर देखने पर वो मुझे जेफ गोल्डब्लम की बहुत याद दिलाता था। लेकिन मैं भटक रही हूँ। अंकल एंडी ने मुझसे वही आम सवाल पूछना शुरू कर दिया, स्कूल कैसा चल रहा है, क्रिसमस पर मुझे क्या चाहिए, वगैरह वगैरह। तभी उन्होंने अचानक हाथ बढ़ाया और मेरे सुनहरे बालों का एक गुच्छा पकड़ लिया, जिससे मैं कुछ देर के लिए जम गई। वाह, कितना लंबे सुंदर बाल है, उन्होंने कहा और फिर बालों को अपनी नाक के पास लेकर जोर से सूंघा। ओह थैंक्स, मैंने बुदबुदाया और जल्दी से एक कदम पीछे हट गई। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। मेरे साथ पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि यह गलत है। बड़े आदमी को बच्चों को इस तरह से नहीं छूना चाहिए। मैंने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर बताया कि मुझे माँ के पास किसी काम से जाना है। अंकल एंडी, जो उस समय मेरा रास्ता रुके हुए थे, उन्होंने एक बार फिर अपनी शरारती मुस्कान छोड़ी और फिर कहा, ठीक है, लेकिन जब तक तुम मुझे ठीक से हाथ नहीं मिलाओगी मैं जाने नहीं दूंगा। मुझे लगा कि उससे पीछा छुड़ाने का यही एकमात्र तरीका है। ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे हिलाया। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ रहा था और जब हाथ को छोड़ा तो मेरे बालों को सहलाने लगा और फिर मेरी आंखों से आंखें मिला के हवस की नज़र से देखने लगा। मैं डर गई थी, बहुत मुश्किल से उससे खुद को छुड़ा पाई। फिर उसने कहा, फिर मिलेंगे। मैं तेजी से उसके पास से भागी और अपनी माँ को हर जगह पागलों की तरह ढूंढने लगी। उन्हें किचन में ढूंढने के बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है, लेकिन उन्हें बहुत काम था और वो बहुत बिजी थी। बहुत सारे दूसरे रिश्तेदार एक छोटी सी जगह में भरे हुए थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे, इसलिए उन्हें मेरी बात सुनने में मुश्किल हो रही थी। उन्होंने मुझे अपने पापा को ढूंढने के लिए कहा और मैं चली गई। जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली, मैं डर गई। एंडी अंकल फिर से हॉलवे में थे। उनके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं तेजी से डाइनिंग रूम में भागी, जिससे मुझे राहत मिली, क्योंकि मेरे पापा और दादाजी वही टेबल पर थे। सेफ्टी के लिए पापा जहाँ बैठे थे उस रूम के अंदर में चली गई। वे बात कर रहे थे और मुझे पता था कि बीच में टोकना ठीक नहीं है, लेकिन मैं बस उस पल के लिए सुरक्षित महसूस करके खुश थी। बाकी शाम भर मैंने ये पक्का किया कि मैं कभी भी अपनी माँ या पापा के साथ ना छोड़ूं। फिर भी मैं जहाँ भी जाती, अंकल एंडी की नज़र मुझ पर ही टिकी रहती। उनकी नज़रें शिकारी जैसी थी। मुझे गंदा, कमज़ोर और उनका शिकार जैसा महसूस हो रहा था। उस रात के बाद हर साल मैं हमेशा कोई नया बहाना बनाती। मुझे क्रिसमस पार्टियों में जाने का मन नहीं है। किस्मत से कुछ बार जब मैं इससे बच नहीं पाई तो अंकल एंडी और उनका परिवार नहीं आया। लगभग 15 साल बाद मैं अपनी सौतेली बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी, जो हमेशा मेरे दादा दादी के शहर में ही रहती थी। उसने मुझे बताया कि बचपन में उसके सौतेले पिता ने उसके साथ कैसा बुरा बर्ताव किया था। किसी तरह बात करते करते मैंने उसे अंकल एंडी के साथ अपने अनुभव के बारे में सब कुछ बता दिया। वो चौंक गई और कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने मुझे बताया कि अंकल एंडी को उसी साल की शुरुआत में बच्चों के साथ गलत हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिर है वो सालों से अपने ही बच्चों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन वो उन्हें हेरफेर करके चुप करा देता था। जब वो अपने पोते के साथ यौन शोषण करते हुए पकड़ा गया, तब जाकर उसके गंदे तरीके सबके सामने आए। मेरा गला सूख गया कि मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। कम से कम इतना तो कह सकती हूँ कि इसका मतलब था कि मेरा अंदाजा सही था। अंकल एंडी बहुत गलत इंसान था। यहाँ तक कि एक सुरक्षित माहौल में भी पली बड़ी होने के बावजूद मैं इसे महसूस कर सकती थी। भले ही मुझे उस समय ये नहीं बताया गया था कि सेक्सुअल एब्यूज क्या होता है। मैंने ये कहानी आप सभी को चेतावनी देने के लिए शेयर की है।
अगर आप कभी ऐसी स्थिति में फंसते हैं जहां आपकी अंदर की आवाज़ आपको सावधान कर रही है, तो प्लीज़ उसे सुने। अगर किसी के बारे में कुछ अजीब लगे तो हो सकता है कि वो सच हो। सुरक्षित रहें। मुझे पता है कि ये कहानी कुछ लोगों को उतनी डरावनी नहीं लग सकती, लेकिन मैं हर रोज़ शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उस अंदर की आवाज़ को सुना जिसने मेरी रक्षा की। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो हो सकता है कि मैं भी अंकल एंडी की पीड़ितों में से एक होती। आज मैं अपने 5 साल के बेटे और 3 महीने की बेटी को प्लेग्राउंड ले गई। वहां हम अपनी एक दोस्त और उसकी बेटी से मिलने गए थे। प्लेग्राउंड एक बड़ी पार्किंग और पेड़ों से घिरा एक बड़ा घास का मैदान है। पेड़ों के दूसरी तरफ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये इलाका काफी सुनसान है। बस टेढ़ी मेढ़ी सड़कें और इधर उधर कुछ इमारतें हैं। मैंने आज तक इस बारे में कभी सोचा नहीं था कि हम पार्क पहुंचे और अपनी दोस्त से मिले। एक और माँ जिसे हम जानते थे, वो भी अपनी 2 बेटियों के साथ वहां थी। वहां सिर्फ एक पिता अपने छोटे बेटे और बेटी के साथ थे। उनकी उम्र 10 से 12 साल के बीच लग रही थी। तो माँ वहीं बैठी थी और बातें कर रही थी। मेरी प्यारी बेटी के साथ खेल रही थी। सब मजे कर रहे थे। बड़े बच्चे एक साथ खेल रहे थे और सब ठीक था। थोड़ी देर बाद हमारे ग्रुप के सभी बच्चे प्लेग्राउंड में इधर उधर घूमने लगे और सीसॉ एक छायादार जगह पर थे। उनके बगल में घास का एक बड़ा मैदान था, फिर पेड़ थे और उनके पीछे कंस्ट्रक्शन एरिया था। मेरा बेटा सीसॉ पर जाना चाहता था, लेकिन कोई उसके साथ नहीं जाना चाहता था। मैं उठकर जाने लगी और वो 10 साल का लड़का जो हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं था, मेरे पास आया और बोला, हाय, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके बेटे के साथ खेलूं? ये थोड़ा अजीब था कि उसने मुझसे पूछा, मेरे बेटे से नहीं। लेकिन मैंने कहा, हाँ जरूर बेटा, तुम जाओ। तो वो दूसरी तरफ गया और उसके साथ सीसॉ खेलने लगा। उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। वो लड़का मुस्कुराया नहीं, उसकी आवाज सपाट थी। उसने मेरे बेटे के साथ एक शब्द भी नहीं कहा। मेरा बेटा बेखबर था और बातें कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद मैं अपनी बेंच की तरफ वापस चलने लगी और मैंने सुना कि वो लड़का मेरे बेटे से बात करने लगा। शायद वो बड़ों के सामने शर्माता होगा। मैं बैठ गई और अपने दोस्तों से बात करने लगी। उस लड़के का पिता शायद अपनी कार के पास से जाने के लिए हमारे पास से गुजरा। मैंने कहा, यह बहुत अच्छा लगा कि आपका बेटा मेरे बेटे के साथ खेलने के लिए गया, और मैं उसे देखकर मुस्कुराई। वो मेरी तरफ देखता है और कहता है कि वो लड़का मेरा बेटा नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। वो चलकर आया और पूछा कि क्या मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी के साथ खेले, और जब तक तुम लोग यहाँ नहीं आए वो बस हमारे पीछे पीछे ही घूमता रहा। अजीब है ना? उसने अपना सिर हिलाया और चला गया। मेरे मन में बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगी और मैं झूलों की तरफ गई। वे वहां नहीं थे। मैं वापस भागी और अपने बेटी को अपने दोस्त को दिया और फिर अपने बेटे का नाम चिल्लाते हुए भागी। मैंने उन्हें पेड़ों की तरफ जाते देखा। मुझे लगता है कि वो एक फुटबॉल फील्ड जितनी दूरी पर थे। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। ऐसी औरत को देखना कितना अच्छा लगता है ना? जैसे ही मैं अपने बेटे का नाम चिल्लाई, वो मुड़ा और मेरी तरफ आने की कोशिश करने लगा। उस लड़के ने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा और उसे पेड़ों की तरफ खींचने लगा। फिर वो गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा, अरे मुझे छोड़ो। अब आपको मेरे बेटे के बारे में एक बात पता होनी चाहिए कि उसे ADHD है और उसे कोई पकड़े, धक्का दे या खींचे ये पसंद नहीं है। इसलिए जब वो परेशान होता है तो आमतौर पर बहुत गुस्से वाले तरीके से रिएक्ट करता है। उस पल में इस बात के लिए शुक्रगुजार थी। वो उस लड़के को मुक्के मारने लगा और पागलों की तरह उसे सिर से मारने लगा। लड़के ने उसे छोड़ दिया और जैसे ही मैं उनके पास पहुंची वो पेड़ों में गायब हो गया। मेरे दोस्तों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए वे प्ले एरिया के किनारे खड़े होकर हैरान दिख रहे थे। मेरा बेटा रो रहा था, मैं कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। मैंने अपने बेटे से पूछा कि वो कहाँ जा रहा था और उसने कहा कि उसका दोस्त उसे रायन से मिलवाने ले जा रहा था।
वो रैंट और यूज वाले लड़के की बात कर रहा था, जो उसका पसंदीदा यूट्यूब चैनल है, जिसके बारे में वो लगातार बात करता रहता। उसने उस लड़के को रैन के बारे में बताया और जाहिर है उस लड़के ने दावा किया कि वो जानता है कि रैन कहाँ रहता है। फिर उसने मेरे बेटे से पूछा कि क्या वो उससे मिलने और खेलने जाना चाहता है। तो बेशक मेरे बेटे ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। मुझे नहीं पता कि उस बच्चे का इरादा क्या था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने मेरे बेटे से ऐसा झूठ क्यों बोला। वो जंगल में उसे क्यों ले जाना चाहता था। हो सकता है ये पूरी तरह से मासूमियत में किया गया हो, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि ऐसा नहीं था।